चलिए ध्यान दीजिएगा, उस दिन आर्टिकल पिछले क्लास में जो है 51 तक करवा चुके थे, यानी 1 से लेके 51 तक। उसको कोशिश कीजिएगा उस वीडियो को दूसरी बार जो है रिकॉल कर लेने का, रिवाइज कर लेने का। आगे आज शुरुआत करते हैं, आर्टिकल 52 से स्टार्ट करते हैं। 52 से यानी अनुच्छेद 52 से बात करते हैं। अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 52 से बात करते हैं। और 52 आर्टिकल 52 जो है, यानी इससे पहले एक बच जाता है, आर्टिकल 51 का जो है क होता है, जो भाग 4 के क के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? भाग 4 के क के अंतर्गत आता है 51 का क। और भाग 4 में पहला नंबर 4 के क में है क्या? तो मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य के बारे में जो है, भारत को जो है किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य के बारे में जानकारियां मिली? तो रूस के संविधान से मिला था। और जिसके तहत जो है आर्टिकल 51 के क के अंतर्गत जो है इसको समावेश किया गया। और समावेश करने के लिए तो आप देख रहे होंगे 51 का क मौलिक कर्तव्य। आगे जो कि किस देश के संविधान से, तभी जस्ट बताया किसके संविधान से? रसिया के संविधान से, यानी रूस के संविधान से मिला था। अब आगे देखते हैं, भाग 5 यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, यानी संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग 5 है। और भाग 5 के अंतर्गत किसके बारे में चर्चा करते हैं हम? तो संघ के बारे में चर्चा करते हैं। संघ यानी क्या हो जाता है, या फिर इसे ही संघीय न्यायपालिका के रूप में वर्णन किया गया है। किसके बाद, किस नाम से? संघीय न्यायपालिका के रूप में जो है वर्णित किया गया है। और जिसके तहत जो है भाग 5 आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक जाता है। कहां से कहां तक? 52 से लेकर 151 तक जो है जाता है, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक, जिसके अंतर्गत हम 52 से स्टार्ट करते हैं। और आप जानते हैं संघ की बात करते हैं, यानी केंद्र सरकार की बात करते हैं। और जानते हैं केंद्र में सबसे बड़ा, यानी बोला जाए तो सर्वोच्च कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, न कि प्रधानमंत्री। ये ध्यान रखना हमेशा, बड़ा सर्वोच्च कौन सा होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक का भी दर्जा प्राप्त होता है, यानी भारत के प्रथम नागरिक का दर्जा किसे प्राप्त होता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति के बारे में हम जानकारी, या फिर भारत का एक राष्ट्रपति का पद होगा, यह किस आर्टिकल में बताया गया है? वो 52 में। और 52 से हम शुरुआत करते हैं। कहां से शुरुआत करते हैं? आर्टिकल 52 से। और 52 से लेकर, यानी कि कहने का मतलब संघीय न्यायपालिका के बारे में चर्चा होती है, यानी केंद्र सरकार के बारे में चर्चा होती है, तो राष्ट्रपति से शुरुआत होती है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जब भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो काम दिया जाएगा ना। तो उसका क्या काम होगा, ये बात बताया जा रहा है आर्टिकल 53 में। किसमें बताया जा रहा है? 53 में, कि भारत का राष्ट्रपति जो होगा वो संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा। क्या होगा? संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा। यानी आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। एक क्वेश्चन इसी में आता है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तब जाके प्रधानमंत्री हो जाता है। ध्यान रखना है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होंगे? प्रधानमंत्री। और कार्यपालिका का जो है, अगर सीधा बोला जाए, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ये आर्टिकल 52 और 53 तो क्लियर हो गया होगा। किस आर्टिकल में कहा जाता है संघ का कार्यपालिका का प्रधान जो है राष्ट्रपति होंगे? 53 में। राष्ट्रपति पद होगा 52 को। अगला आर्टिकल 54 है। और 54 में क्या कहा गया है? जब उसका काम दे दिया गया, इसे किसी न किसी तरह से हम नियुक्त करेंगे तभी ना। तो आगे बात करते हैं, नियुक्त करने की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन किस आर्टिकल में कहा गया है? तो निर्वाचन किसमें है? आर्टिकल 54 में। ठीक है, निर्वाचन किसमें हो जाएगा? आर्टिकल 54 में हो जाएगा। और इनके निर्वाचन की प्रक्रिया जो होती है वो किस आर्टिकल में हो जाएगी? अगला अनुच्छेद 55 में होगा। यानी अनुच्छेद 55 में क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। रीति मतलब क्या होता है? तरीका, नियम, यानी राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन कैसे करेंगे, इसके बारे में बताया गया। कहाँ? आर्टिकल 55 में। और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जो हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है राष्ट्रपति का निर्वाचन। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि भारत में जो भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल 52 में देखे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का औपचारिक पद जो है यह किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो राष्ट्रपति का औपचारिक पद जो है यह ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। आपके मन में यह सवाल भी आएगा कि सर ऐसा कैसे कह सकते हैं, जब ब्रिटेन में राष्ट्रपति होता ही नहीं है तो ब्रिटेन से कैसे प्रभावित होगा? तो जैसे ब्रिटेन का सम्राट होता है उसी तरह से भारत का क्या होता है? राष्ट्रपति भारत का सम्राट होता है। इसी बात को समझ रहा है। ठीक है, तो बस यही है। तो कहां से औपचारिक पद कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति का ब्रिटेन से लिया गया है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया की बात करते हैं, कहां से हो जाएगा? ये आयरलैंड से। अगला अनुच्छेद 56 देखते हैं। अब जब राष्ट्रपति को हम निर्वाचित कर दिए, इसका कुछ ना कुछ कार्यकाल होगा ना। कितने वर्ष का कार्यकाल राष्ट्रपति का होता है? वैसे 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। और यह आर्टिकल किसमें बताया गया है? तो अनुच्छेद 56 में बताया गया है राष्ट्रपति का पद अवधि।
ठीक है, कि राष्ट्रपति का पद अवधि किसके अंतर्गत हो जाएगा, 56 के तहत। और जब एक पद खत्म हो जाएगा यानी एक कार्यकाल समाप्त होगा तो उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति दूसरे कार्य के लिए चुने जाएंगे, यानी दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाएंगे। तो दूसरे कार्यकाल के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुने जाएंगे, 57 के अंतर्गत। ध्यान से समझेंगे, किसके अंतर्गत चुने जाएंगे, 57 अनुच्छेद 57 के तहत दिया गया पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनर्निर्वाचन का मतलब क्या होता है, फिर से निर्वाचन, तो दोबारा दूसरे कार्यकाल के चुने जाने यानी दूसरे कार्यकाल के निर्वाचन किसके अंतर्गत होगा, 57 अनुच्छेद 57 के तहत। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 52 से लेकर 57 तक पहुंचे हैं, यानी टोटल अनुच्छेद 6 पढ़ चुके हैं। अब 6 को रिकॉल करते हैं, पहले फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति के पद के बारे में। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया, तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। ठीक है, चलिए ऐसे अपने भाषा में याद रखना, ये किताबी भाषा थोड़ा सा है, इसको एडिट करना। मेन चीज क्या है कि इसको एक तरह से टाइप करवाए, करेक्शन नहीं हो पाया, फिर भी हम करवा रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो राष्ट्रपति की बात करते हैं, कार्यपालिका का प्रधान 53 के तहत। 52-53 में किन्हीं को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात करते हैं 54 का, जब इस प्रधान नियुक्त कर दिए हम तो इनका निर्वाचन तो होगा, पहले चुन के आएंगे तब तो काम करेंगे ना। तो चुनने की बात करते हैं, किसके तहत हो जाएगा, निर्वाचन। 54 के तहत निर्वाचन, और इनके निर्वाचन की रीति यानी प्रक्रिया जो होगी 55 के तहत। ठीक है, अब जब एक निर्वाचन यानी चुने गए तो इनका कार्यकाल होना चाहिए। तो कार्यकाल कितने वर्षों का, 5 वर्षों का होता है, और 31 अनुच्छेद में बताया गया है, 56 में बताया गया है। निर्वाचन के साथ साथ जो है ना, इनका कहने का मतलब ये कार्यकाल में इसमें पदच्युति भी देता है, तो पद से छोड़ते भी है तो वो भी किसके तहत हो जाएगा, 56 के तहत ही हो जाएगा। आगे जब एक निर्वाचन यानी कहने का मतलब उनका एक कार्यकाल समाप्त हो गया, दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाएंगे किस अनुच्छेद के तहत, 57 के तहत, यानी राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किसके तहत हो जाएगा, 57। आगे बात करते हैं आर्टिकल 58 की। अब 57 तक में तो डाउट नहीं होना चाहिए। 58, अगर आप दूसरे कार्यकाल के लिए कौन व्यक्ति चुने जाएंगे, जिनमें योग्यता होगी, जिसके अंदर योग्यता होगा तब ना। अगर एक बार अच्छा से नहीं काम करेंगे दूसरी बार दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं आएंगे। दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए 57 के तहत, कार्यकाल समाप्त हो गया यानी पदावधि की बात करते हैं 56 के तहत। अब दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाएंगे जिनकी योग्यता हो, योग्यता आर्टिकल 58 में बताया गया है। ये प्रश्न सीधा सीधा ये बीपीएससी में पूछा गया है कि राष्ट्रपति का योग्यता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, किसके तहत हो जाएगा, आर्टिकल 58 के तहत हो जाएगा। बात करते हैं 59 का, राष्ट्रपति के पद के लिए जो है, राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्त होते हैं, यानी क्या क्या शर्तें होती है, आप सभी जानते होंगे। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, यानी 50 व्यक्ति जो ऐसे होने चाहिए जो प्रस्ताव उनके प्रस्तुत करे, और 50 अनुमोदक होना चाहिए जो उनके समर्थक के रूप में उनके साथ रहे, यानी 50-50 होना चाहिए। वो क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी पद के लिए जो है क्या है, शर्त है, यानी शर्त की बात करते हैं, किसके तहत हो जाएगा, 59 के तहत। अब बात करते हैं अनुच्छेद 60। तो जब जो है ये चुन के आगे उनका सारी शर्तें पूरी हो गई, तो वो अब क्या करेंगे, उनको शपथ लेना पड़ेगा ना। तो 100 से शपथ, 100 से 60। अनुच्छेद 60 में बताया गया है राष्ट्रपति का शपथ क्या है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ हो जाएगा। अनुच्छेद 60 तक में कोई दिक्कत, जब वो शपथ ले लिए तो इसका मतलब अब क्या है, वो भारत का राष्ट्रपति है। जब राष्ट्रपति है तो उनको हटाने की भी तो बात कर सकते हैं ना। 61वें महाभियोग लगाकर इन्हें हटाया जाता है, किसके तहत, अनुच्छेद 61 के तहत क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। क्या 61 तक में किन्हीं को दिक्कत है, एक बार बोलिए, याद हुआ या नहीं, एक बार फिर से रिकॉल करवाते हैं। मेरा कोशिश है जो भी अनुच्छेद है ये जान लीजिए, इंडियन पॉलिटी का रीढ़ माना जाता है अनुच्छेद को, और जिन्हें अनुच्छेद पे कमाल हो जाती है तो बाकी पॉलिटी में कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, 52 से लेके हम 61 तक पहले चलते हैं। ठीक है, आप लोग को बोर्ड पे नहीं देखना है, ऐसे हम बोलते हैं, साथ साथ आप बोलिएगा। अनुच्छेद 52, भारत के राष्ट्रपति का पद। 53, कार्यपालिका शक्ति जो यानी कार्यपालिका का प्रधान हो गया 53 के तहत। 54, निर्वाचन। 55, निर्वाचन प्रक्रिया। 56, कार्यकाल। 57, पुनः यानी कहने का मतलब हुआ दोबारा निर्वाचन। 57 हो गया। 58 योग्यताएं है ना, योग्यताएं। और 59 में बताए शर्तें, उनकी सेवा शर्तें जो होगी शर्तें। और 60 में शपथ। 61 में महाभियोग। किसी को कोई आपत्ति है इसमें? हम कोई ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रिक भी बोलेंगे तो हम लिखा देंगे, लेकिन ट्रिक लिखाया हुआ ही रह जाएगा। जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा तब तक नहीं कर पाएंगे। खैर ट्रिक के लिए जो भी है उसको भी हम बाद में बताते चलेंगे। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। ये क्या हो रहा है? चलिए देखते हैं अनुच्छेद 61 की बात। 61 तक तो अभी बता ही दिया है। 61 के बाद 62 में, और ये 62 इसी के कारण से ऐसा हो रहा था, देख रहे हैं। अच्छा प्रैक्टिकली कर लिया ये, ठीक है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 62 है, और 62 अनुच्छेद ऐसा है जो आपको जनरली देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का जब पद रिक्त होता है ना, होने की स्थिति बताई जा रही है। राष्ट्रपति के पद जब रिक्त होने की स्थिति होती है, उस स्थिति के लिए जो है उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का जो है समय और रिक्ति को भरने के निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि होती है। कहने का मतलब जो है, आप जानते राष्ट्रपति एकाएक यदि इनकी मृत्यु हो जाती है, एकाएक इस्तीफा दे देते हैं, उस स्थिति में राष्ट्रपति को भरा जाना यानी पद को भरा जाना, और जानते वो समय कितना महीना होता है? 6 महीने के अंदर अंदर जो है निर्वाचन होना अनिवार्य होता है। और यह बातें किस अनुच्छेद में बताई गई है? वह बताया गया अनुच्छेद 62 में। ध्यान रहेगा, महाभियोग के तहत समझिए यदि हटा रहे हैं तो कितने दिनों के भीतर हमको उन्हें लाना पड़ेगा। फिर आ गया, ये तो कमाल कर रहा है, ये तो देख रहे हैं। चलिए ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो है यदि महाभियोग चलेगा हट गए तो फिर भरने के लिए किस अनुच्छेद के तहत? 62 के तहत। 62 तक में किन्हीं को दिक्कत है? नहीं ना। चलिए, अब राष्ट्रपति यदि नहीं रहते हैं, यदि जब तक यदि पदावधि यानी कहने का मतलब जब तक उनका चुनाव होगा तब तक के लिए तो कोई ना कोई व्यक्ति होने चाहिए संभालने के लिए। तो कौन? उपराष्ट्रपति के बारे में आगे अब चर्चा करेंगे। यानी भारत के लिए जो है एक उपराष्ट्रपति का जो है प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद किसमें किया गया है? 63 में। किस अनुच्छेद में किया गया है प्रावधान? अनुच्छेद 63 में किया गया प्रावधान कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगर उपराष्ट्रपति होगा तो इनके बारे में आगे हमें इनका जो है उपराष्ट्रपति का भी तो कुछ ना कुछ काम होगा ना, नहीं होगा? उपराष्ट्रपति पहले हम बना दिए तो इनका भी कुछ ना कुछ काम होगा। तो आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कौन होते हैं? हाँ, राष्ट्रपति का जो महाभियोग है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर आ गया था क्या? ठीक है, माइक साउंड थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, इसलिए। चलिए देखिए, हम उपराष्ट्रपति का पद बताएं 63 पद के बाद है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह किस आर्टिकल के तहत होता है? ये 64 के तहत होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। और आपको बताना है यहीं पर उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, सैलरी मिलता है, किस काम के लिए मिलता है? तो उन्हें न उपराष्ट्रपति के पद के लिए सैलरी नहीं मिलकर उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्हें वेतन मिलता है। और इस प्रकार उपराष्ट्रपति का वेतन कितना मिलता है? 3.5 लाख। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख है, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख है ना, ठीक है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 65 का। अनुच्छेद 65 में क्या बताया गया है? उपराष्ट्रपति द्वारा जो है राष्ट्रपति के पद पे आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसके अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। यानी कि जो है अगर जब राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है यानी अनुपस्थित है, उस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति का कर्तव्य होता है। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? 65 में बताया गया। ध्यान से समझना है इस बात को। हम बताए अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति का पद यानी उपराष्ट्रपति के पद के बारे में 63 में। 64 में क्या बताया गया आपको? कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। 64 बात करते हैं 65 में, जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति रहे उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से काम करेगा, वो अनुच्छेद 65 के तहत। 65 तक में तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, ये क्या हो जा रहा है?
बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन ये देख रहे हैं। क्या से क्या कर दिया ये। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 66। आर्टिकल 66 में क्या बताया गया है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। दूर देख रहे हैं, उसको बंद करिए। देखते कहां से कहां पहुंचा दिया। चलिए देखिए 66, देखिए अनुच्छेद 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया। किसमें बताया गया है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 66 में बताया गया है। ठीक है, अब जब इसका निर्वाचन हो जाएगा तो इनके कार्यकाल के बारे में जानकारी होना चाहिए ना। तो कार्यकाल उपराष्ट्रपति किसके तहत हो जाएगा? 67 के तहत हो जाएगा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, कार्यकाल की बात करते हैं। इनके बाद कार्यकाल अगर हो गया, समाप्त हो गया, इनका दोबारा निर्वाचन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता, डायरेक्ट इनके शपथ के बारे में जानकारी मिलता है। तो उपराष्ट्रपति का शपथ जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? बोलिए 69 के अकॉर्डिंग। यानी कहने का मतलब आपको बताया, उपराष्ट्रपति के बारे में बताया टोटल कितना अनुच्छेद? 63 से लेके 69 तक पहुंचे हैं। एक बार अनुच्छेद 63 बताइएगा। उपराष्ट्रपति का पद 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। 65, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत के रूप में कार्य करेगा, यानी जब राष्ट्रपति नहीं है। 66 अभी जस्ट बताए उपराष्ट्रपति का क्या हो जाएगा? निर्वाचन। 67 बताया आपको उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, और 69 बताया आपको उपराष्ट्रपति का शपथ जो होता है। आगे बात करते हैं 70 का। तो अन्य आकस्मिकता निधि में के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। कौन करेंगे? कहने किसी भी प्रकार का जो है आकस्मिक निधि यानी आ गई, अगर राष्ट्रपति उस समय मौजूद नहीं है, आकस्मिक स्थिति यानी कहने का मतलब आकस्मिक निधि से जो भी काम होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन ऐसी आपातकालीन स्थिति है, यानी अन्य आकस्मिकताओं में जो है राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने का ये पावर जो है उपराष्ट्रपति को मिलता है। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 70 के अकॉर्डिंग। अब आगे है अनुच्छेद 71, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? तो उपराष्ट्रपति के जो है चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित कोई भी विषय के बारे में जो चर्चा होगी वो अनुच्छेद किसके तहत हो जाएगी? 71 के तहत। यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई भी मामला है वो किस अनुच्छेद में होगा? 71 के ऊपर। अगला है अनुच्छेद 72। 72 तो सभी लोग को पता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि राष्ट्रपति का जो क्षमादान का शक्ति होता है किसके तहत होता है? 72 के तहत। तो अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा जो है क्षमादान की शक्ति, यानी राष्ट्रपति कुल कितने प्रकार से क्षमा कर सकता है? कुल 5 प्रकार से क्षमा कर सकता है। और ये सभी बातें जो है आगे राष्ट्रपति वाले टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा हमें। आगे जो है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। आप सभी जानते होंगे राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगा? मंत्रिपरिषद होगा, और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, और इसके बारे में आगे चर्चा की गई है। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। वो किस आर्टिकल में बताया गया है? 75 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 74 तो समझ देख रहे हैं, मिटाने के लिए आ गया है। बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए, राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति समझ गए किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा? 72। 74 में बताया राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगा? मंत्रिपरिषद होगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 75 का 1 में। 75 के 1 में कहा गया प्रधानमंत्री की जो है नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। और ये भी प्रश्न फंसा के पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का क्या होता है? मनोनयन होता है या चुना जाता है या फिर नियुक्ति मिलती है? क्या होता है इसके बारे में पूछा जाता है। तो प्रधानमंत्री का क्या होता है? नियुक्ति होती है। और प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बन सकते हैं जो व्यक्ति लोकसभा के बहुमत दल के
नेता होते हैं। यानी प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? जो व्यक्ति लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। इसी तरह से राज्य में बात करेंगे तो मुख्यमंत्री कौन होते हैं? जो विधानसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं वही क्या होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। तो आगे अभी बता रहे थे आर्टिकल 75 के 1 में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति करेंगे। आगे देखिए कहा ना, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। आप जानते हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री है उनकी इच्छा के अनुसार जो भी मिनिस्ट्री जिनको भी मिलता है उनके इच्छा पर डिपेंड होता है। वो जैसा जैसा निर्देश देंगे वैसा वैसा राष्ट्रपति काम करेंगे, यानी उनकी इच्छा अनुसार जो है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि लोकसभा के बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री हुए। समझिए कि एक तरह से लोकसभा के बहुमत दल के नेता, इसका मतलब क्या? वो राजा हुए। बाकी जिनको चाहेंगे मंत्री बनाना उनको मंत्री बना सकते हैं ना, तो बना सकते हैं, लेकिन किनके पास सिफारिश करना पड़ेगा? राष्ट्रपति के पास करना पड़ेगा। और ऐसी किस अनुच्छेद में बताया गया ये बात? 75 के 1 में बताया गया। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 76 का। आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी होता है। क्या होता है? भारत का महान्यायवादी किसके तहत होता है? 76 के तहत होता है। और इसी के अकॉर्डिंग ये समतुल्य महान्यायवादी का जो पद होता है ये कैसा पद होता है? एक विधिक सलाहकार, यानी सलाहकार का रूप में महान्यायवादी का पद होता है। और इसी तरह से भारत का ये जिस तरह से भारत का महान्यायवादी उसी तरह से राज्य का महाधिवक्ता होता है, जो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत होता है, राज्य का महाधिवक्ता। आगे इसके बारे में भी चर्चा होगी, ठीक है। आगे अनुच्छेद 78 है, और अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को जो है इंफॉर्मेशन देना यानी सूचना देने का ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा अनुच्छेद 78 में। यानी प्रधानमंत्री कोई भी काम करेंगे तो राष्ट्रपति को कम से कम सूचित करेंगे, भले ही करेंगे अपने इच्छा अनुसार, लेकिन राष्ट्रपति को सूचना देना यदि आगे है ना, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। यानी राष्ट्रपति को जानकारी देने का कर्तव्य किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? 78 के अकॉर्डिंग है, यानी 78 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब कैसे देखिए तो हम बोले दो व्यक्ति है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो आगे कौन होंगे? जो बड़ा होंगे, बड़ा कौन? तो राष्ट्रपति ना। अच्छा देखिए अनुच्छेद याद रखिएगा, रखने का तरीका बताते हैं। अनुच्छेद 7-8 यानी 78 बोलते हैं 7 पर 8, तो प्रधानमंत्री छोटा यानी 7, इसके बाद क्या हो जाएगा? 8। कहने का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रपति को इंफॉर्मेशन देंगे किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 78 के अकॉर्डिंग। यानी फिगर को माइंड में सेट कर लेना है। 78 में क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को सूचना देंगे। आगे बात करते हैं 79 का, अनुच्छेद 79 में। अब अनुच्छेद 79 यहाँ से शुरुआत होती है संसद के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है भारत का एक संसद होगा, और संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, और संसद के तो संसद के सदन होते हैं, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। इसी तरह से अंग की बात करते हैं तो संसद के 3 अंग में कौन कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों मिलकर क्या किसका निर्माण करते हैं? संसद का। और इस बात के बारे में जानकारी हमें किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 79 में मिलता है। किसमें मिलता है? 79 में क्या कहा गया है? संसद का गठन कहा गया। और संसद का गठन में आप जान ही रहे संसद में कितने? 3 और 2। यानी आपसे अंग पूछेंगे तो 3, अगर संसद के सदन पूछेंगे तो 2। सदन में क्या होगा? उच्च सदन, निम्न सदन, ठीक है। अच्छा लोकसभा, राज्यसभा। आगे देखते हैं। चलिए लोकसभा राज्यसभा हो गया। इसके आगे हम जब लोकसभा राज्यसभा इसके बारे में भी तो जानकारी कहीं ना कहीं से मिलना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं संसद तो हो गया, किसके तहत हो गया? 79 के तहत। इससे पहले राष्ट्रपति के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छा से। अब आगे देखते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा की बात करते हैं तो अनुच्छेद 80 के तहत किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो राज्यसभा की संरचना के बारे में जानकारी मिलती है, अनुच्छेद 80। और आगे बात करते हैं लोकसभा की संरचना किसके तहत हो जाएगा? 81 के तहत। एक वर्ड है, बहुत आसान सा वर्ड है, सिंपल। आसान सा क्या मतलब क्या होता है? सिंपल, जिसे हम हिंदी में सरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरल बोलते हैं। सरल मतलब क्या होता है? स्व मतलब ध्यान रखिएगा क्या होता है? संसद, र मतलब राज्यसभा और ल मतलब लोकसभा। बात यदि करें तो आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 यानी 79, 80, 81 एक क्रम में। संसद क्या हो जाएगा? 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। यानी सरल वर्ड से क्या हो गया? तीनों क्लियर हो जाएगा। संसद,
का गठन, इसके बाद करते हैं राज्यसभा का संरचना और लोकसभा का संरचना, यानी 81 तक क्लियर होगा सभी लोगों का। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 82 82 के बारे में चर्चा करते हैं। और 82 में क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात जो है पुनः समायोजन, यानी जनगणना जो होती है कितने वर्षों के अंतराल पे होती है, 10 वर्षों के अंतराल पे होती है। बताइएगा भारत का पहली जनगणना कब हुआ था, 1872 में, और 1872 में हुआ था तो किसके कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। और इसी के साथ साथ 10वीं जनगणना की शुरुआत कब से हो जाती है, 1881 से किसके काल में होता है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में होता है। ठीक है, और वो जनगणना जो होती है उसके बाद क्या है, पुनः समायोजन के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये 82 में कहा गया है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 83, और 83 में कहा गया है संसद के सदनों की अवधि, यानी संसद के कौन सदन जो है कितने समय तक चलेंगी, यानी इनकी अवधि जो है इसके बारे में किसमें जानकारी मिलती है, अनुच्छेद 83 में मिलता है। आगे है 84, तो 84 में संसद सदस्य के लिए जो अहर्ताएं होती है, ठीक है, तो संसद सदस्य के लिए अहर्ताएं की बात करते हैं, यानी संस्था के लिए अहर्ताएं की बात करते हैं, किसके तहत हो जाएगा, अनुच्छेद 84 के तहत हो जाएगा, संसद सदस्य के अहर्ताएं, ठीक है, यानी शर्तें की बात करते हैं। अगला 85 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी लोग को लगभग पता होगा। अनुच्छेद 85 में क्या है, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकती है, ये यानी सत्रावसान कर सकती है, यानी संसद के सत्र का सत्रावसान एवं विघटन कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति करेंगे ना, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, चलिए आगे अनुच्छेद 86 है, और अनुच्छेद 85 के अंतर्गत ही कहा गया है ये बात भी कि संसद के जो है यानी बोले तो दो बैठकों के बीच, यानी यानी कहने का मतलब बोला जाए तो अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है, वो बात बताया गया अनुच्छेद 85 के अंतर्गत ही बताया गया है। अगर 86 है तो 86 में कहा गया अनुच्छेद राष्ट्रपति को जो है संबोधित करने की बात करते हैं, राष्ट्रपति के जो है सदनों को, राष्ट्रपति जानते हैं संसद सदस्य के जो है एक अगला अंग है, न कि सदन है, तो इन राष्ट्रपति को जो है सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार जो दिया गया है, किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 86 में दिया गया है। अनुच्छेद 86 में दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है सदन को संबोधित या फिर संदेश देने का अधिकार जो राष्ट्रपति को दिया गया किसके तहत है, 87 के तहत है। अब इस बात को यहाँ पे ध्यान से रखना है। अभी थोड़ा देर पहले आपको हम बताए थे 78 के बारे में, अनुच्छेद 78 बताए थे, क्या है 78 में बोलिए तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यानी प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को सूचना देना। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद, इसी को पलट देते हैं 87। ठीक है, कहने का मतलब पहले देखिए राष्ट्रपति साहब आएंगे और आगे जो बचे हैं वो 100 से संसद 100 से 7 की बात करते हैं, तो संसद में कोई ये संबोधित करने का पावर दिया गया किसको, राष्ट्रपति को, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, 87 के अकॉर्डिंग, है ना, यही बात ना है यहाँ पे 87 में, क्या है, सॉरी 86 में ना है, ये 86 में दिया गया था, 86 78 को पलटा गया 86। अनुच्छेद 86 की बात करते हैं। अनुच्छेद 86 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति जो होंगे ये संसद के सदस्यों को, यानी संसद के सदनों को जो है संबोधित कर सकते हैं 86 के तहत। और आगे 87 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का विशेष संबोधन जो होता है जिसे अभिभाषण बोलते हैं, क्या होता है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण। और ये पूछा भी गया है क्वेश्चन एग्जाम में कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है कौन तैयार करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। और इस बातों को बताया गया किसके तहत बताया गया है, 87 के तहत बताया गया है। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 में कहा गया सदनों के संबंध में जो है, सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार है। यानी अभी महान्यायवादी पद किस आर्टिकल में पढ़े थे, अभी अनुच्छेद 76 ना, 76 में महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी होगा। और महान्यायवादी का अधिकार जो है सदनों में के संबंध में वह किसके तहत है, 88 के तहत है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 89, जो कि अनुच्छेद 89 का संबंध 64 और 89 दोनों एक साथ जानने को मिलता है। अनुच्छेद 64 और 89 एक साथ दोनों का संबंध है, कोरिलेटिव है। देखिए 89 में क्या कहा जा रहा है, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। और अभी जस्ट बताए थे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होंगे 64 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे भी वही बात बताया गया है ना, राज्यसभा का सभापति के साथ साथ क्या है, उपसभापति किसके तहत हो जाएगी, 89 के तहत हो जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आगे अनुच्छेद 90 है। 90 में क्या कहा गया, राज्यसभा के जो है उपसभापति के पद की रिक्ति या फिर त्याग पत्र या पद से हटाया जाना। यानी राज्यसभा के जो है उपसभापति को जो है पद से हटाया जाना किसके तहत हो जाएगा, अनुच्छेद 90 के तहत हो जाएगा।
आगे बात करते हैं 93। 93 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोकसभा के बारे में बताता है। 93 किसके बारे में बताता है? लोकसभा के बारे में, यानी लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में। और ये जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सिंपल में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में किस अनुच्छेद में जानकारी मिलती है? किसमें मिलती है? आर्टिकल 93 में मिलती है, 93 में मिलती है। आगे अगला अनुच्छेद है 97। इसमें कहा जा रहा है सभापति वो जो है उपराष्ट्रपति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, यानी कहने का मतलब आप वेतन राष्ट्रपति के यानी कि जो है विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन भत्ते का चर्चा किस अनुसूची में किया गया है? हम अनुसूची पूछ रहे हैं, आप अनुच्छेद की जवाब दे रहे हैं। देख रहे हैं हम उतना कितना अच्छा से क्लियर करवाए थे उस दिन। अनुसूची 2 की 3, अनुसूची 2 की 3। हाँ देखिए अनुसूची 2 होगी। अनुसूची 2 में कहा गया है विभिन्न पदाधिकारियों के जो वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। आपको हम कैसे करके बताए थे कि आप यदि कोई काम करने के लिए आपको नियुक्ति मिलती है, आपको हम सीधे बोल दे कि नहीं ऐसा करिए, आप आइए, ऑनेस्टली आप शपथ लीजिए कि हम इस काम को अच्छी तरह से ईमानदारी से निभाएंगे। आपके मन में आएगा ना, हम शपथ काहे ले, हमको पता नहीं कि पैसा क्या मिलेगा, इसके बदले मिलेगा क्या। हम काम तो ईमानदारी से करने के लिए शपथ ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद कहेगा कुछ होने देंगे, तब क्या करेंगे। इसलिए पहले क्लियर करना जाता है क्या हमें पैसा मिलेगा कितना, यानी वेतन भत्ता के बारे में किस अनुसूची में हो जाएगा? 2 में। और शपथ की बात करेंगे तो अनुसूची 3 में। उसी तरह से यहाँ पे वेतन भत्ते के बारे में आर्टिकल किसमें बताया गया है? आर्टिकल 97 में ना। आर्टिकल 97 में क्या है? सभापति उपराष्ट्रपति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के जो है वेतन भत्ते के बारे में मिलता। अनुच्छेद किसमें मिलता है जानकारी? 97 में मिलता है। अगला आर्टिकल 98 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है संसद का सचिवालय क्या है? संसद का सचिवालय, यानी 97 के बाद 98 की बात करते हैं तो संसद का सचिवालय जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 98 के तहत होता है, यानी संसद का सचिवालय किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 98 के तहत। अगला है आर्टिकल 99। और 99 में क्या है? तो संसद के सदस्यों का जो है शपथ या फिर प्रतिज्ञान। प्रतिज्ञान का मतलब वही होता है, प्रतिज्ञा लेना मतलब क्या होता है? शपथ लेना। तो संसद के सदस्यों द्वारा शपथ जो होता है, यानी संसद के सदस्य का शपथ जो होता है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है? 99 के अकॉर्डिंग होता है। कहने का मतलब 100 नहीं पूरने दे रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं ना? 100 तभी पूरेगा जब आप शपथ लीजिएगा। कहने का मतलब 99 आर्टिकल को आप ध्यान रखेंगे कि संसद के जितने भी सदस्य हैं उन सभी के शपथ के बारे में जानकारी किसमें मिलता है? 99 मिलता है। अभी जस्ट आप देखे हैं 97 को पढ़े हैं, और 97 में क्या बताया गया आपको? तो 97 में बताया गया क्या कि संसद के सदस्यों का, यानी कहने का तो उसी वही सब न थे, सभापति उपसभापति, ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता के बारे में किसमें? 97 में। 98 में जस्ट बताया संसद का सचिवालय, और 99 में क्या हो जाएगा? उनका शपथ ग्रहण की बात करते हैं। आपको बताना लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? जी बिल्कुल सही बता रहे हैं अमित जी, ठीक है। तो संसद आपको बताना है, हम आपसे पूछे कि लोकसभा के अध्यक्ष को जो है शपथ कौन दिलवाता है, ठीक है। तो दिलवाने की बात करते तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है, लोकसभा के अध्यक्ष को जो है एक जनरली आमतौर पे तो आम सदस्य के रूप में ही शपथ लेना पड़ता है। जैसे कि लोकसभा में पहले चुन के आए और उनको शपथ दिलाने का काम करते हैं प्रोटेम स्पीकर। कौन करते हैं? प्रोटेम स्पीकर करते हैं, प्रोटेम स्पीकर करते हैं, प्रोटेम स्पीकर करते हैं। इन्हें जो है प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल भी तभी तक रहता है जब तक कि लोकसभा का अध्यक्ष चुन के नहीं आ जाता, यानी स्पीकर जब तक नहीं चुने जाते हैं तभी तक प्रोटेम स्पीकर रहेंगे। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और प्रोटेम स्पीकर जो है उसी संसद सदस्य में से कोई वरिष्ठ सदस्य होते हैं जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि यदि हम बात करें वर्तमान में कितनी लोकसभा चल रही है? वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। क्या चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष आप जानते हैं कौन है? ओम बिरला ना, ओम बिरला है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं। और आगे आप बोले तो 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? वीरेंद्र कुमार थे। कौन थे? वीरेंद्र कुमार थे 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। और प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? तो जितने भी नवनिर्वाचित सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? प्रोटेम स्पीकर करते हैं। समझे होंगे बात को?
प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने का काम होता है। और आपको बात पूछे थे क्वेश्चन हम कि लोकसभा अध्यक्ष का शपथ कौन दिलवाता है? तो उस लोकसभा अध्यक्ष का शपथ जो है अध्यक्ष के रूप में नहीं होता है, किस रूप में होता है? एक सदस्य के रूप में होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आर्टिकल 108 आ जाती है। ठीक है, आर्टिकल 108 आती है। इस बीच में आपको एक आर्टिकल ध्यान रखना है, अनुच्छेद 100 याद रखना है। और अनुच्छेद 100 में क्या होता है? लोकसभा का कोरम होता है। क्या कोरम होता है? कोरम क्या होता है? आपसे 1/10 होता है। यह आर्टिकल 100 में बताया गया। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 100 के 4 में बताया गया है लोकसभा का कोरम। देखिए, पढ़ने के लिए सारा अनुच्छेद है, आप 101 भी पढ़ेंगे, 102 भी पढ़ेंगे, 3, 4, 5 सब पढ़ेंगे, लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से उन सभी को देखना है, नहीं तो पता चलेगा जो जरूरत का चीज है वो भी नहीं याद हो। इसी बीच में जरूरत एक पड़ जाती है 105 अनुच्छेद का, आर्टिकल 105 का, जो इसमें नहीं दिया गया वो मैं बता रहा हूँ। अनुच्छेद 105 में संसद के सदस्य का जो विशेषाधिकार होता है, क्या होता है? संसद के सदस्य का विशेषाधिकार की बात करते हैं, तो संसद के सदस्य का विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में हो जाएगा? क्या बोलिए? हाँ, 100 में। वो टाई की स्थिति में वही ना, कोरम का मतलब क्या है? 1/10 पूर्णा चाहिए, नहीं पूर रहा है तो उस स्थिति में क्या करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष अपना जो है बहुमत देंगे, जिस स्थिति में जो है, ठीक है, तो टाई की स्थिति में वो बात करते हैं, तो वो होता है अनुच्छेद 100 के अंतर्गत। और इसी में 100 के 4 में कई पार्ट में बटा हुआ है ये, ठीक है, उसी में कहा गया है लोकसभा का कोरम जो कितना होगा? 1/10 होगा। ठीक, आगे बताए लोकसभा में क्या है? संसद सदस्य का जो विशेषाधिकार की बात करते हैं, अनुच्छेद 105 में हो जाएगा। संसद सदस्य के विशेषाधिकार यानी विशेष अधिकार जो सदस्यों को मिलता है वो अनुच्छेद 105 से मिलता है। आगे अनुच्छेद 108 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ ज्यादा में हो जाएगा, माइंड में सेट होते जा रहा है कि लगता है बेकार है। ठीक है ना, चलिए 108 इसे 120 तक हम लेके चलते हैं। ठीक है, 108 में संसद यानी कहने का मतलब क्या है? संसद सदनों की संयुक्त बैठक। क्या होता है? संयुक्त बैठक यानी कुछ है ना, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होता है। क्या होता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होता है, जो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है? 108 के अकॉर्डिंग होता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। इस बात को ध्यान रखना है। और लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता भी किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग करता है? 108 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति बुलाते हैं और इनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष 118 के 4 के तहत इसकी अध्यक्षता करते हैं। और अब तक कुल कितनी बार जो है बुलाया गया संयुक्त बैठक? तो 3 बार बुलाया गया, अब तक 3 बार बुलाया गया है। आगे सारा जितना भी टॉपिक है ना, सभी टॉपिक को क्रम में सजाया हुआ है। नीचे अनुच्छेद पढ़ेंगे, संयुक्त बैठक है, कब कब हुआ, किस लिए हुआ, सारी बातों को एक साथ देखेंगे। आगे देखते हैं आर्टिकल 109 को देखते हैं। 109 में कहा गया धन विधेयकों के संबंध में जो है विशेष प्रक्रिया के बारे में बताया गया। क्या बताया गया है? धन विधेयक के विशेष जो है विशेष प्रक्रिया यानी धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में किसे बताया गया है? 109 में। अब जब धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक की परिभाषा, ये भी आर्टिकल बहुत पूछा गया है एग्जाम में। अनुच्छेद 110 में बताया गया है कि धन विधेयक की परिभाषा किस में बताया गया है? 110 में बताया गया है। अब धन विधेयक की बात करते हैं, आगे है आर्टिकल 111। और 111 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये अनुच्छेद जो होता है ये राष्ट्रपति के लिए जो है रोक के रखा जाता है। कहने का मतलब राष्ट्रपति को वीटो पावर जो मिलता है, ठीक है, वो किसके तहत मिलता है? 111 के तहत मिलता है। और राज्यपाल को वीटो पावर जो मिलता है वो 202 के तहत। 202 हो जाएगा ना, क्योंकि 111 में अगर हम 90 जोड़ते हैं 202 हो जाएगा। अच्छा नहीं 201 हो जाएगा। 89 जोड़ते हैं, जब तक 200 नहीं पूछता है तब तक, जब 200 से टप जाता है तो उसमें हमको 90 जोड़ना पड़ता है। 201 के तहत हो जाएगा। यानी कि राज्यपाल को जो मिलता है जो है ये अनुमति देने का, यानी कोई भी विधेयक पर मंजूरी देने का जो यानी बोले तो उसे वीटो पावर जो होता है वो किसके तहत होता है? 201 के तहत। और राष्ट्रपति को होता है 111 के तहत। क्या है? संसद के दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक यदि पारित हो जाती है उस स्थिति में राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसके विधेयक पे अनुमति दे दे, और चाहे तो उसे पुनः जो वापस लौट सकता है विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। वो अनुच्छेद किसके तहत हो जाएगा? अनुच्छेद 111 के तहत हो। अगला है अनुच्छेद 112, जिसे हम आमतौर पर बजट के बारे में जानते हैं। और संविधान में बजट के बारे में कहीं पे कोई चर्चा नहीं की गई। क्या है? बजट के बारे में कोई चर्चा है नहीं है, लेकिन
बजट के स्थान पे जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में जानकारी मिलती है। क्या मिलती है जानकारी? वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में जानकारी मिलती है। और वह किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 112 में मिलता है। किसे मिलता है? 112 में मिलता है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम आमतौर पे बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। और बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आप सभी पढ़े होंगे, चमड़े की थाला होता है। ठीक है, चमड़े की थाला होता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 117। और अनुच्छेद 117 में क्या है? वित्त विधेयकों के बारे में जो है विशेष उपबंध। आप सभी पढ़े होंगे वित्त विधेयक, अनुच्छेद 117 हो जाएगा। ठीक है, वित्त विधेयक किसके तहत होता है? अनुच्छेद 117 के तहत। मन में कंफ्यूजन आ रहा है? बोलिए। नहीं, मन में कुछ चल रहा तो बोल सकते हैं। अच्छा, भूल गए हैं। होता है ऐसा, देखिए चीज ही ऐसा है। ठीक है, तो अनुच्छेद 117 में जो है वित्त विधेयकों के जो है बारे में विशेष उपबंध किया गया है। और सीधा सीधा जब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है वित्त विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, सोचने लग जाते हैं संचित निधि, आकस्मिक निधि वाला सोचने लग जाते हैं। तो कहाँ हो जाएगा वित्त विधेयक? अनुच्छेद 117 हो जाएगा। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 122 को देखते हैं। और अनुच्छेद 122 में क्या कहा गया है? न्यायालयों के द्वारा जो है संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। कहने का मतलब जो है कोई न्यायालय का ये पावर नहीं है कि संसद में कोई कार्यवाही की गई है उस चीज का जांच करना। संसद में जो कार्यवाही हुई है उसको ये न्यायालय का ये पावर नहीं है कि वो न्यायालय जांच करे। उसके लिए कमेटी का गठन होता